हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशि वालिया है और मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस फिजिक्स में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फिजिक्स का थर्ड चैप्टर और चैप्टर का नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, तो आई होप आपने अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, फिर से मेरी एडवाइस है एक बार कि आप क्या करो, जो भी डेरिवेशन है, जो भी एग्जाम्पल्स है, वो सारे के सारे आप खुद लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, वीडियो सुनना अच्छी बात है, लेकिन अपने हाथ से नोट्स बनाना, ठीक है, उससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से होगी। ठीक है, तो इसी होप के साथ मैं स्टार्ट करता हूं अपना थर्ड चैप्टर का नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का बेसिक थीम है कि जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स थे उस वहां पे क्या था कि चार्ज स्टैटिक था, यहां पे क्या है कि चार्ज आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बट द कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद फोर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड द रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल विद पोटेंशियल एनर्जी विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, यहां पे वो काम आएंगे। ठीक है, तो पहले चीजों को डिफाइन करते हैं, फिर समझते हैं कि आगे मूव कैसे करना है। ठीक है जी, सबसे पहले बात आती है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, में बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इलेक्ट्रिक करंट को बोला इन्होंने, इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका आई, या कैपिटल आई या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, नेट चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी से तो बहुत तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बोला कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आगे भी जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल है, बस मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी आपका आगे भी फ्लो कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब दे सेड कि Q पॉजिटिव जो है वो नेट पॉजिटिव चार्ज है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट पॉजिटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और Q नेगेटिव इज नेट नेगेटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दे सेड Q पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज, net positive charge in forward direction, and Q negative net negative charge in forward direction। ठीक है जी, तो Q की वैल्यू कितनी आई, Q net in forward direction, Q net is Q positive plus Q नेगेटिव, Q पॉजिटिव प्लस Q नेगेटिव। तो जो करंट है, इस केस से जो करंट हमने ऊपर डिफाइन किया वो क्या निकल के आया आपका करंट, या इसको बोलते हैं आपका एवरेज करंट। एवरेज क्या निकल के आया आपका Q नेट डिवाइड बाय टाइम टेकन, Q नेट डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब ये जो वैल्यू है, सिंपल सी बात है, समझ भी आ रही है, अगर ये वैल्यू निकल के ये पॉजिटिव आती है तो सिंपल सी बात है कहां को जा रहा होगा करंट, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इसको पॉजिटिव माना है तो ठीक है, तो कहां जा रहा होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर नेगेटिव निकल के आती है कुछ भी तो कहां जा रहा होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी आपको समझना आना चाहिए, सिंपल रखना याद कि चार्ज जब मूव करने लग जाए तो जो अभी प्रॉपर्टी दिमाग में आती है वो होती है आपका करंट, वो होती है आपका करंट। अभी हमने पढ़ा एवरेज करंट, क्या पढ़ा आपने, एवरेज करंट। लेकिन आपने एक और चीज पढ़ी होगी अपनी क्लास 11th में, जहां पे क्या पढ़ते थे बेटा, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता था, एवरेज को कैसे लिखते थे, अगर आई को लिखता हूं मैं डेल्टा Q बाय डेल्टा T, यही होता है सिंपली। तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आई इंस्टेंटेनियस को मैं कैसे लिखूंगा बच्चे,
आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा? आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा? आई इंस्टेंटेनियस अगर थोड़ा सा भी याद होगा आप लोगों को तो क्या लिखूंगा, सिंपल पूरे इसमें आप यही पढ़ते हो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, बट उसमें कंडीशन क्या होती है? इन दिस केस डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और इसको ऐसे भी लिख देते थे डी क्यू बाय डी टी। आप यही पढ़ोगे पूरे उसमें इनडायरेक्टली जो अभी करंट की वैल्यू लिखी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो करंट है, करंट के यूनिट्स क्या होते हैं? करंट के यूनिट्स होते हैं आपका एम्पियर, ठीक है। यूनिट क्या होते हैं आपके? एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर, माइक्रो, ये सब बात की बात है, और इसको डिनोट करते हैं आपका ए से। ये एसआई यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो थोड़ी सिंपल सिंपल बातें कि अगर चार्ज मूव करने लग जाए, चार्ज मूव करने लग जाए तो उसको बोलेंगे हम करंट। एक पढ़ा आपने एवरेज करंट, एंड द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस करंट। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका जो हमने अब तक पढ़ा, बस उसी की थ्योरी है ये, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो लिखना कैसे, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप बना दिया तो आपको आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए, और नोट्स कैसे बनाने वो भी आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को तो समझ लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर्स हैं उसमें आता कैसे है, ठीक है। समझना थोड़ा सा, लास्ट क्लास में आपको कुछ तो अभी मतलब बताया था, या फिर जो लास्ट चैप्टर था या फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टर है, अब कोई भी जो कंडक्टर है वो सिंपल सी बात है कि माना ये कोई कंडक्टर है, अब किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, अगर सिंपल सॉलिड कंडक्टर की बात करें बेटा तो मूव कर कौन सकता है? अगर माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल पे जाके आप देखोगे तो सेंटर पे तो प्रोटॉन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब वो तो काफी स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है, तो वो तो मूव कर नहीं सकता। तो मूव कर कौन सकता है? जो लूजली बाउंड होते हैं, और लूजली बाउंड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दैट केस हमने माना कि यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज सबको पता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, ठीक है। हमें बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है एक कंडक्टर में बहुत सारे होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं, ठीक है, पर्टिकुलर केस अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे भी मूव करवा देता तो आपको लगता कि जो करंट है वो जनरेट होने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पे रख देता हूं मैं कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे रख देता हूं बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज। चलो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मान लेते हैं। जो कंडक्टर है उसके दोनों साइड में, एक साइड में रखा मैंने पॉजिटिव चार्ज, एंड द सेकंड साइड आई हैव पुट सम नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा भी याद होगा आपको, अगर इनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब ये जो कंडक्टर में चार्ज है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा साइज है, तो मेरे को सोच के बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी बेटा? इस डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो आप पढ़ते आई हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन ये फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये फोर्स करेंगे इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस। यह सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वो वहां को मूव भी करना चाहेंगे। वो क्या करना चाहेंगे? मूव भी करना चाहेंगे। सिंपल सी बात क्या मेरी अभी समझ में आ रही है? ठीक है, जब सिंपल सी बात की समझ में आए तो ये जो आप इन केस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाता है? आपका जो करंट है वो जनरेट हो जाता है, क्योंकि चार्ज मूव करने लग गया है। बात समझ में आई? ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, electrons move towards
move towards left and due to this the current can be generated। ठीक है, इस तरफ अब क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स अगर खत्म हो गए, अगर पूरा नेगेटिव चार्ज उठ के पॉजिटिव में चला गया तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट है वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर कंटिन्यूअस करंट जनरेट करना है तो एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी रखते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता कौन है, आपने सुना होगा, जो मैं यहां पे चलो अभी बता देता हूं। ठीक है, कंटिन्यूअस जो सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा जिसको बोलते हैं बैटरी, ऐसे आगे भी आएगा तो मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं बैटरी या कभी कभी उसको सेल भी बोल देते हैं। वो क्या करता है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बैटरी किस फॉर्म में एनर्जी देती है, सिंपल सी बात है, गिव्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें तभी तो होता है आपका, बैटरी में क्या लगा होता है आपने 10 वोल्ट ये वोल्ट। ठीक है, गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पहले ही पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या फिर सिंपल टर्म में याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किया था हमने, V इज इक्वल टू E इंटू L। ठीक है, गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसको सिंबल क्या होता है, अगर आप देखोगे ऐसा सिंबल होता है ये। ठीक है, अब ये जो चीज है ये होता है हायर पोटेंशियल और ये होता है लोअर पोटेंशियल। मतलब बड़ा वाला जो है, ठीक है, वो क्या होता है आपका हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव वाला है उसको मान लेते हैं हम लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। आगे भी आएगा, लेकिन यहां पे मैंने सिंपल बता दिया कि ये आती कहां से हैं चीजें, सारी चीजें स्टार्ट कहां से होती हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या है, अगर कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, क्या आ जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो अभी मतलब चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका करंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितना करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता कौन है बच्चे, दैट एक्सटर्नल फील्ड इज प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी। ठीक है, और वो क्या देती है, आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करती है। और बैटरी को आपको इतने वोल्ट की है, ये है वो है, वो बेसिकली क्या आपका ये कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? ठीक है जी, नेक्स्ट बस जो अभी मैंने बोला उसी को यहां पे लिखा भी है। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। सिर्फ एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है, जो अभी बोला उसी को मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओम्स लॉ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, यहां पे मैं फिर से बता देता हूं। ओम्स लॉ की सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, इट स्टेटेड दैट द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अभी पढ़ा हमने पोटेंशियल मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी और जो करंट है कि कितने इलेक्ट्रॉन या चार्ज पर यूनिट टाइम किसी एरिया से पास करा, ये बोला ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ ने बोला V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सिंपल सी बात है ना कि ये जो आपका पोटेंशियल है ये क्या है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। और जो चार्ज है वो क्या आपका मूवमेंट ऑफ, जो आपका करंट है वो क्या आपका मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, है ना। तो मतलब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका चार्ज का मूवमेंट इंक्रीज होगा, मतलब वो ज्यादा फास्ट जाएंगे। ज्यादा फास्ट जाएंगे तो क्या टाइम कम लगेगा, और जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करोगे जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस ओम्स लॉ ने पहचाना कि पोटेंशियल डिफरेंसेस या फिर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा जो पोटेंशियल है वो आपका आई को मिल जाएगा, कुछ बीच में चीजें आएंगी। तो इसको नाम दिया गया आपका, आपने पढ़ा है ये सब कुछ पहले,
इसको नाम दिया गया आपका, अगर जो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम चेंज करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है v इज इक्वल टू आर इंटू आई। ठीक है, v इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब r के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि r बेसिकली है क्या। r होता है आपका रेजिस्टेंस, r का होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या मतलब, बोलने का मतलब ये कुछ एक एनर्जी को कंज्यूम करता है या फिर जो चार्जेस हैं उसको इजीली मूव करने नहीं देता। ठीक है, अगर इसके सिंबल की बात करें तो जो सर्किट पे लिखा होता है, अभी रखा होता है, वो कुछ ऐसे ऐसे रखा होता है, आपने देखा होगा 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ओम। वो क्या होते हैं आपका, ओम। यहां तक समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर बात करते हैं, रेजिस्टेंस को बोला गया इट इज दी, और इसको पढ़ते हैं ओम, को पता होगा पहले। द रेजिस्टेंस के आपका दो चीजों से बन के अभी मिलके बनी है। बोला जो रेजिस्टेंस है इट इज बेस्ड ऑन दी जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, इज बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। एंड सेकंड है आपका किस पे डिपेंड करती है ये, सेकंड डिपेंड करती है आपका ऑन दी, बोल सकते हो ऑन दी ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ दी कंडक्टर या फिर मटेरियल। ऑन दी डिपेंड्स अपॉन दी, बेस्ड या डिपेंड्स अपॉन दी ऑन दी शेप ऑफ दी मटेरियल या कंडक्टर। ठीक है जी, आई होप यहां तक मेरी बात थोड़ी सी समझ आई होगी। तो अब मैं अगर R को कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिखते हैं इसको, R को लिखा जाता है, रेजिस्टेंस को लिखा जाता है रो L बाय A। ठीक है, कैसे बोलने का मतलब है, अगर अब ये L और A क्या है, L है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सोच के बताओ बच्चों, ये जो लेंथ और एरिया है ये शेप पे डिपेंड करेगा कि ये हर मटेरियल के साथ आता है। लेंथ और एरिया मैं किसी मटेरियल को कैसे कट करूंगा बच्चे, उस पर डिपेंड कर जाएगा ना। ठीक है, कितने लेंथ का कंडक्टर हो, कितने इसका एरिया होगा, वो मेरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला लास्ट पॉइंट लिखा है शेप ऑफ द मटेरियल, वो है आपका लेंथ एंड एरिया। अगर कोई मैं कंडक्टर बनाता हूं, सिंपल कोई कंडक्टर बनाता हूं, ये कोई कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है, अरे ये क्या बन गया, खराब बन गया ये तो। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। लेंथ क्या है, एल क्या था बेटा, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। अगर कोई कंडक्टर मैंने बनाया, अभी मैं वही की बात कर रहा था। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर मैंने बनाया, ठीक है, तो अब जो करंट है, मान के चलो जो अभी करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट क्या है आपका, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड डायरेक्शन में। तो ये वाली जो लेंथ, इस वाली चीज को बोलेंगे हम लेंथ। ठीक है, और जहां से एंटर कर रहा है, जो उसके सामने आ रहा है, ठीक है, ये होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पता भी तो हो कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कौन सा नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहां तक आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, यहां तक मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी जी।
नेक्स्ट आता है एक और चीज जो यहां पे हमने पढ़ी, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जिसको क्या पढ़ते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। रो जो नाम है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है उसको बोलते हैं रो। इसके यूनिट की बात करते हैं तो ओम तो है, आर तो क्या हो जाएंगे इसके यूनिट? इसके यूनिट हो जाएंगे ओम मीटर। ऊपर से निकाल भी सकते हो आप, ठीक है जी। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये हर मटेरियल की अभी डिफरेंट होती है, किसी भी मटेरियल की सेम होती नहीं है। तो जो भी कोई नया मटेरियल आएगा उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होने वाली है। तो एल एंड ए तो कैसे कट करना है? तो जो रेजिस्टेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो रेजिस्टिविटी है ना, और दूसरा उसको कैसे कट किया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, लेंथ को डबल कर दो, एरिया ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, क्या उसकी फाइनल रेजिस्टेंस होगी। लेकिन बेसिक आइडिया है कि कहां से आया हम। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अब जो हमने ओम्स लॉ लिखा था V इज इक्वल टू आई आर, अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर में ये वैल्यू पुट करता हूं, जो हमने लिखा था V इज इक्वल टू आई आर लिखा था हमने, है ना, V इज इक्वल टू आई आर लिखा था। अब V इज इक्वल टू आई आर में ये V रहने दो, आई आर की जगह ले सकता हूं मैं रो एल बाय ए इंटू आई। ऐसे क्या मैं अभी मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। फिर क्या किया मैंने, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वी एल यहां पे आ गया, वी बाय एल इज इक्वल टू रो आई डिवाइड बाय ए। क्या मैं लिख सकता हूं? अब क्या किया, आपको इतना भी पता होगा V बाई एल क्या होता है। V बाई एल याद होगा आपको, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। और एक नई टर्म यहां पे बनाई गई जिसको बोला, जिसको क्या नाम दिया बेटा? जिसको नाम दिया गया I बाई ए को करंट डेंसिटी। क्या नाम दिया? इसको J से लिखा गया और वो वेक्टर में लिखा गया, E तो वेक्टर है ही, ठीक है, और रो आपकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। सबसे पहली बात जो फॉर्मूले में पे लगाए, V बाय एल इज इक्वल टू ई, ठीक है, एंड I बाय ए इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। सिंपल सी बात है ये आपको पता है पहले से। अब क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, E यहां ले आया मैं, E बाय रो इज इक्वल टू J। और सबको पता है कि J के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया मैंने? J के ऊपर वेक्टर इसलिए लगाया, जो करंट डेंसिटी है, J मतलब करंट डेंसिटी, J मतलब करंट डेंसिटी, ठीक है। वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि एरिया को हमने क्या माना था, याद होगा तो वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई जो करंट है वो वेक्टर तो नहीं है, ठीक है, उसके बारे में हम ठीक है, जो अभी जो करंट है वो सिंपल आपका हाँ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन वेक्टर नहीं है, ठीक है। E बाय रो, ठीक है। अब E बाय रो को एक और टर्म आई यहां पे, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, जिसमें एक टर्म आई सिग्मा। सिग्मा को क्या लिखा हमने? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी थी, और ये क्या होती है आपका 1 बाय रो, ठीक है। इसकी अभी यूनिट वगैरह आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का रिलेशन किससे है? अभी रेजिस्टेंस से। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो जो करंट है वो इजीली मूव करेगा, जिसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंडक्टेंस, 1 बाय आर इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी कम होगी मतलब आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो तभी तो बोला आपका जो कंडक्टिविटी या फिर इजीली करंट को कंडक्ट कर सकती है। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ओम्स लॉ भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो रेजिस्टेंस है उससे रिलेटेड आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आई होप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ, हमने बोला जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां तक पहुंचना कैसे है,
कि रेजिस्टिविटी को हम मटेरियल के पैरामीटर्स में कैसे लिखें, ये इसका मतलब हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अगेन, सिंपल एज्यूम करते हैं, क्योंकि माइक्रो लेवल की बातें हैं तो मैक्सिमम तो क्या होगा, एजम्पशंस मान के ही चलना है, मैक्सिमम तो एजम्पशंस मान के ही चलना है। मान के चलो अगेन कोई कंडक्टर है, मान के चलो अगेन कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई इसमें। जब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब कोई मतलब सप्लाई नहीं किया तो ये अपना रैंडम मोशन कर रहे होंगे। रैंडम मोशन करने का मतलब है अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को उठाऊं और बाहर लेके आऊं, ठीक है, तो वो कोई भी अपना रैंडम मोशन कर रहा होगा, यहां वहां दाएं बाएं, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, आपका जो भी रैंडम मोशन कर रहा होगा वो वापस घूम फिर के, या फिर वो अभी कोलाइड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन रैंडम मोशन जब वो कर रहा है तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है, वो नेट वेलोसिटी क्या है उसकी, कुछ भी नहीं है। नेट वेलोसिटी मतलब कि वो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है कि जगह जगह टक्करे खा रहा है, धक्के खा रहा है जगह जगह। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बताऊं, इस केस में बताता हूं, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन को उठा लेता हूं यहां से, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को उठा लिया, सिर्फ एक केस बता रहा हूं, वैसे तो सारे कर रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अपनी इस जगह पे, उसने क्या किया होगी, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो थर्मल एनर्जी जो भी अंदर टेम्परेचर की वजह से, किसी की वजह से भी है, तो वो कुछ ऐसे घूम फिर, कभी वो ऐसे जा रहा है, कभी वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, कभी वो ऐसे जा रहा है, कभी वो ऐसे जा रहा है, और फाइनली वो फिर से अपनी जगह पे आ गया। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस केस में उसकी नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी है, नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0, ठीक है। इनिशियली क्या है, इनिशियली जब कुछ भी इनिशियली वी इनिशियल एवरेज क्या है बेटा, 0, क्या है उसकी, 0 है। आपकी बुक में अभी लिखा भी है, ठीक है। इसी पॉइंट को कैसे लिखा है कि टोटल नंबर जो भी आपने निकाला, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to लेके आई इज इक्वल टू एन, या बहुत बड़ा नंबर, एवरेज, इसकी वैल्यू कितनी लिखी, 0। बोलने का मतलब है सिंपल भाषा में कि जब कुछ एक्सटर्नल सोर्स नहीं है तो वो बहुत ज्यादा चक्कर काट रहा है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। इफ द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 बेटा, दैट उस टाइम पे क्या होता है, इफ नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, ऑटोमेटिकली नेट वेलोसिटी इज 0, नेट वेलोसिटी इज 0। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर क्या किया हमने, थोड़ी देर के बाद ये सब सीख लिया, फिर क्या किया हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। क्या अप्लाई करी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई करी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे सब पे आ जाएंगे, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फोर्स कितना होगा, फोर्स तो आपको पता होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में चलो मैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन, तो माइनस ई इंटू ई। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो? यहां तक हमने ये पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड, एफ इज इक्वल टू, अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो माना इलेक्ट्रॉन का मास है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ने बोला माइनस, ये क्या है बच्चे, एक्सेलरेशन आया, ये क्या आया, एक्सेलरेशन आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी निकालता हूं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस ई, माइनस क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, ए टी, ठीक है। अब क्या होगा, उसने बहुत सारे जो भी मतलब कोलिजन हुए उसके साथ, तो हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज फाइनल स्पीड, वी एफ एवरेज। तो क्या इसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, वी आई एवरेज माइनस ई एम
क्या इसका भी एवरेज है। ठीक है जी। अब वी आई का एवरेज तो क्या है 0, और जो वी फाइनल है मतलब नेट वेलोसिटी कितनी हुई, क्या वो थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक गया, तो जो नेट जो उसकी स्पीड आई, जो नेट उसकी जो स्पीड आई उसको नाम दिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया उसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको लिखा हमने वीडी। क्या लिखा बेटा वीडी। उसने बहुत सारी टक्करें खाई, उसने बहुत सारी टक्करें खाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से पे थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो 0 हो गए क्योंकि ऊपर ही लिखा हमने 0, और ये बन गया, मैं बताता हूं अभी ना, -EM, और जो टाइम है जिसको बोला हमने एवरेज टाइम हर्ट्ज, उसको बोला हमने टाउ, को बोला हमने आपका रिलैक्सेशन टाइम। जब वो अगला कोलिजन करेगा, जब उसको कुछ है ना कुछ स्पीड मिली, जब वो अगला कोलिजन करेगा, उन दोनों के बीच का जो एवरेज टाइम है उसको बोला हमने टाउ। ठीक है, जिसको एक और नाम दिया गया रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम दिया गया बेटा उसको? टाउ को बोला गया रिलैक्सेशन टाइम। बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं यहां पे, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ नाम दे रहे हैं हम। एवरेज दिया हमने रिलैक्सेशन टाइम। अब बोला कि वीडी कैसे हो गया। जो हमने ऊपर भी देखा था कि जो रैंडम मोशन कर रहा था, अब वो मोशन कर रहा है, माना पहले ऐसे गया, ठीक है, अभी भी फिर ऐसे आ गया, फिर वो कहीं ऐसे आ गया, कुछ भी करके, और उसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो क्या ये थोड़ा सा उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, और इसी की वजह से हो गया आपका यहां पे आई स्पीड आपकी वीडी, और जिसको नाम दिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल वर्ड्स में याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ पूरे कोलिजन वगैरह करके, उसको नाम दिया हमने वीडी। क्या नाम दिया बेटा उसको? हमने वीडी नाम दिया। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एक इलेक्ट्रॉन कितना चला? थोड़ा सा चला, उसकी नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? वीडी। क्या है उसकी नेट अभी जो है वो है आपकी वीडी। जो ऊपर जो हमने जो अभी कंडक्टर बनाया था, पर जो कंडक्टर बनाया था तो उसका थोड़ा सा भी याद होगा, जो भी हमने कंडक्टर बनाया था बेटा ऊपर, उसको कुछ ऐसे बनाया था हमने, जो भी कंडक्टर बनाया था उसको हमने कुछ ऐसे बनाया था, है ना। माना इलेक्ट्रॉन को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? अगर इसकी लेंथ डेल्टा एक्स मान लेंगे, अब उसके पास एक नेट वेलोसिटी कितनी है? वीडी। तो टाइम कुछ भी मान लिया हमने डेल्टा टी, तो वो हो गया आपका लेंथ वीडी इंटू डेल्टा टी। और एरिया कितना है? ए मान लेते हैं। एरिया कितना मान लेते हैं हम? ए मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां पे चल रहे हैं। अब एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर एन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक कंडक्टर में बहुत सारे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एन इंटू वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना होगा? इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? एन, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ क्या आई है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू वी डी इंटू डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। अगर कोई पूछे अब इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा? टोटल चार्ज, क्या एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? ई चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा? ई इंटू एन ए वी डी डेल्टा टी। ऑब्वियसली बात है, अभी माइनस होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन हमें पहले से पता है। तो टोटल चार्ज को क्या मैं क्यों लिख सकता हूं, है ना। ये डेल्टा क्यू जो उस एरिया से पास किया, ठीक है, और डेल्टा टी को यहां नीचे ले आया मैं, तो क्या बचा? एन ई ए वी डी। एन टोटल नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया, वी डी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या होता है बेटा? अभी बड़ा ऊपर जिसको बोला करंट, जिसको क्या नाम दिया बोला हमने? इसको बोला करंट।
I इज इक्वल टू NEAVD। तो ये एक फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, काम आता है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आई? तो ये समझ में आ गया I इज इक्वल टू EAVD, ठीक है। और मैं क्या क्या कर सकता हूं, अब और आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, फिर से इसी को आगे बढ़ाऊं तो I को मैं क्या लिख सकता हूं, और I को क्या लिख सकता हूं मैं, NE। देख अब एग्जैक्ट पता है कि माइनस होता है, चार्ज माइनस, एरिया पता है, VD की वैल्यू मैंने ऊपर लिखा ली, VD की वैल्यू क्या थी अगर याद होगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय m, ये एक्सेलेरेशन, और ये रिलैक्सेशन टाइम, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और NE स्क्वायर A डिवाइड बाय m, है ना, E डिवाइड बाय m, और क्या होगा आपका E इंटू टाउ इज इक्वल टू I। अब मैं एरिया को यहां पे ले आता हूं नीचे, तो I बाय A में लिख सकता हूं, ठीक है, और यहां के लिख सकता हूं NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय m इंटू E। अगर लास्ट जो डेरिवेशन है वो याद होगी तो क्या थी वो, I बाय A को क्या बोला था हमने, J, और इस टर्म को क्या बोला था हमने, सिग्मा इंटू E भी होता है ना। क्या ये रिलेशन याद रहेगा, J इज इक्वल टू सिग्मा बाय E, याद होगा लास्ट उसमें जो किया था हमने, थोड़ा सा भी याद होगा तो बेटा वहीं से क्या निकल के आया, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय m, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू m डिवाइड बाय NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले नहीं भी याद हो लेकिन कहां से आए कैसे आए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो रिलेशन किया था ओम्स लॉ को यहीं पे खत्म किया था, ठीक है, जिसको बोला हमने करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो इन दोनों को आपस में रिलेट किया तो आपको अभी कनेक्टिविटी और जो रेजिस्टिविटी है वो कहां से है, तो ये है रेजिस्टिविटी। मास पता है आपको, अब इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n होता है, ई चार्ज होता है, और टाउ क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो आंसर इजीली आने लगेंगे, ठीक है, आंसर इजीली आने लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक, ठीक है, आई होप इजीली समझ आ गई होगी, ठीक है। सिर्फ हमने इक्वेट किया है, ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, सिंपल हमने इक्वेट किया है, ज्यादा कुछ, ये कुछ भी लंबा नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया यहाँ पे आपको, लेकिन ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, क्योंकि जो करंट स्टार्ट कहां से हुई, इसकी कहानी स्टार्ट कहां से हुई, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है a copper wire of cross sectional area this carries a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contribute one conduction electron. The density of copper is this and its atomic mass is this. Estimate the average drift speed of the conduction. तो जो ड्रिफ्ट स्पीड हमने निकाली है, ड्रिफ्ट स्पीड का अगर करंट से रिलेशन हमने अभी निकाला, अगर फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद होगा तो फॉर्मूला क्या था, NEAV इंटू डी, अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू आपको दी है, आई की वैल्यू पता है कितनी है, आई की वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ी सी देखूं तो कितनी है, 1.5 एम्पियर है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है जी। और क्या पता है, एरिया भी इसने शायद दे रखा है, एरिया कितना दिया है इसने, 1 इंटू 10⁻⁻7, 1 इंटू 10⁻⁻7 ये भी दे रखा है। और क्या दे रखा है हमने, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर देके इसने रखी हुई है। तो अब मेन मकसद क्या है, सबसे पहले अगर आप n निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे बेटा, n मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप n निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर n निकालना मेन आपका अभी यहाँ पे मेन ड्यूटी है, ठीक है, कि n कैसे निकाले, और वो क्या निकलेगा, उसके यूनिट आएंगे लास्ट में पर मीटर क्यूब। यहां पे क्या बोला हुआ है कि 60, अगर आपको पता होगा एटॉमिक मास है 63.5 AMU, या फिर एटॉमिक मास यूनिट U है,
ठीक है, तो उसका मतलब हो गया आपका कॉपर किसमें दिया आपको 63.5 ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर कितना है, अगर आपको एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास होता है, और एक एटॉमिक मास में कितने एटम्स होंगे आपका 6 इंटू 10⁻23, अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी याद होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 63 ग्राम्स कंटेन्स एटम, और एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उतने आ जाएंगे 6 इंटू 10⁻23, है ना, 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, एक में कितने होंगे, 1 कंटेन्स 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 63 ग्राम। और यहां पे क्या पूछा है, अब हमसे कितना पूछा है, डेंसिटी, इसमें कितने होंगे 9 इंटू 10⁻, अब 6 लिखूं कि 3, क्योंकि यहां पे अभी मतलब ग्राम में है, तो क्या किया मैंने, इसको डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसमें कितने होंगे, इंटू 10⁻, सॉरी ग्राम पर मीटर क्यूब में कितने होंगे। ठीक है, वो क्या हो गया आपका 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 63, है ना, डिवाइड बाय 63, और इसको क्या करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 9 इंटू 10⁻6 से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो सिंपल आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, ज्यादा कुछ परेशान होना नहीं है। एन भी आपको मिल गया, एन मिल गया, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। सिंपल अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल अगर वीडी की वैल्यू पुट करोगे तो वीडी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय एन ई ए वीडी, यही तो मिलने वाली है ना। अब क्या किया, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, एन मैंने निकाल लिया 8.5 इंटू 10⁻28, और क्या है ई मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ए भी दिया इन्होंने 10⁻⁻7, है ना, और वीडी, अच्छा यहाँ पे वीडी नहीं होगा ना, सिंपल होगा, यहाँ पे वीडी को लिखा है, ये वाला वीडी हट जाएगा ना। ठीक है, एरिया तक आ गया, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपका, जहां तक मुझे याद है 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड आएगी। बहुत ही कम वैल्यू आती है, हमने खुद बोला कि वो थोड़ा सा आगे खिंच सकता है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है आपका इस ये जो अभी एग्जांपल है, ठीक है, ये कोई चीज अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि जो हम तक पढ़ा वो आपको थोड़ा सा समझ आया कि नहीं। इसने बोला एस्टिमेट, ये तो फर्स्ट वाला तो कर लिया हमने, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव, तो वो तो आई बहुत ही कम, द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी, मतलब थर्मल स्पीड जब वो रैंडमली कहीं भी मोशन कर रहा है। ठीक है, वो कहां से, वो मैं यहां पे अभी सिखा देता हूं। ठीक है, आपको याद होगा, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा द काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस है, वहां पे होता है हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kb इंटू टी। टी होता है आपका टेम्परेचर, जो यहाँ पे लेंगे आप 300 केल्विन, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर माना जाता है। केवी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एम मास और वी स्पीड है, तो वी यहां से सोल्व करके निकल के आएगी, बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, जहां तक मुझे याद है उसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। पर उस वैल्यू को इतनी ज्यादा है, और जो ड्रिफ्ट आई है वो 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड आई है, तो बोलने का मतलब है रैंडम स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करवाने में हेल्प करती नहीं है। इस स्पीड में तो बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, वो ऐसे ही अभी धक्के खा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं कराती है, मतलब जो कंडक्टर है उसमें मूव नहीं करवाती है। नेक्स्ट पार्ट इसी का आता है, द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर दैट कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से अप्लाई होती है, और इसकी स्पीड होती है आपका 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकंड। ये स्पीड होती है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे आती है इस स्पीड से। क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर आगे पढ़ोगे तो वहां पे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में मूव करती है और उनकी जो प्रोपगेशन की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, फर्स्ट पार्ट जरूरी है, सेकंड पार्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई कि नहीं। रैंडम स्पीड कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है, उसको बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट कम इनटू पिक्चर आफ्टर अप्लाइंग दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे। ठीक है जी, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज हुई होगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो आता है वो थोड़े से ये वाले जो क्वेश्चंस है पूरे के पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अगर फर्स्ट में बात करते हैं, इन एग्जांपल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू, मतलब वो बहुत ही अभी कम आई, for current in the range of few amperes. How then the current established almost the instant in a circuit? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देते हैं, ऐसा कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन को अभी जाना है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अगर ये कंडक्टर है तो उसके ये साइड भी अभी मतलब इलेक्ट्रॉन और ये भी, इसकी ड्रिफ्ट स्पीड है लेकिन इसकी भी तो है, दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब करंट चलना स्टार्ट होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। सेकंड है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, but force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? क्योंकि जो ड्रिफ्ट स्पीड को हमने डिफाइन किया था, बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन को कोई स्पीड मिली, ठीक है, वो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड के साथ वो दूसरे से कोलाइड कर गया और कोलाइड करने के बाद उसने क्या किया, फिर से दूसरे में कोलाइड किया, तो उसको एक्सेलरेशन की वजह से ही ड्रिफ्ट स्पीड आई, जो क्या रही, कांस्टेंट रही। तो हम एक्सेलरेशन को नहीं करते काउंट, याद होगा हम ड्रिफ्ट स्पीड एवरेज लेके आए थे। ठीक है, वी फाइनल का एवरेज करके वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। टाउ भी क्या था आपका, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो हमने फाइनल स्पीड का ही हमने क्या किया था, एवरेज निकाल लिया था और वही आई थी आपकी ड्रिफ्ट स्पीड। थर्ड आता है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट? सिंपल सी बात है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 10⁻29 की रेंज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो सब एक साथ मूव करना शुरू कर दें, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू ज्यादा आएगी मेरे भाई। When electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that the free electrons of the metal are moving in the same direction? नहीं, हमने एवरेज निकाला था। क्या निकाला था बेटा, एवरेज निकाला था। ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन हम आंसर कहां पे आए थे, एवरेज पे आए थे, कि वो कुछ भी धक्के धुक्के खा के वो एवरेज इतना सा खिसकता है। ठीक है, और लास्ट आता है आपका, आर दी पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जैसे वो जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो उसको अपनी तरफ ले जाना चाहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस तो समझ में आया, सीधा जा रहा है तो सीधा ही टकराएगा, लेकिन इन केस ऑफ सेकंड केस, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माना इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो यहां है, ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को कर्व कर देगी, अपने साइड अलाइन करना चाहेगी, जैसे हमने डाइपोल में सीखा था। ठीक है, तो फर्स्ट केस में स्ट्रेट रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा बेटा, कुछ कर्व्ड हो जाएगा, पाथ कैसा हो जाएगा, कुछ कर्व हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहां तक मेरी बातें थोड़ी सी समझ आई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।